नमस्कार दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, दिस इज जय प्रजापत। आज हम पढ़ेंगे हमारी 10th आरबीएससी का जो चैप्टर है साइंस का, वो है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे सबसे पहले परमाणु सिद्धांतों के बारे में, फिर पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों के बारे में। अब आप सोचेंगे जो परमाणु है वो क्या है। परमाणु के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि परमाणु क्या होता है और इसकी व्याख्या किसने सबसे पहले दी है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले महर्षि कणाद द्वारा इसकी व्याख्या दी गई थी लगभग 500 बीसी में। यानी जो महर्षि कणाद थे उनके द्वारा इसकी सर्वप्रथम व्याख्या दी गई थी। तो उन्होंने जो व्याख्या दी थी वो ये थी कि किसी यौगिक या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे देखा ना जा सके, किससे, बिना माइक्रोस्कोप के, यानी कि आप केवल अपनी साधारण आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, वो सूक्ष्मतम भाग जो बिल्कुल अविभाज्य है। यानी आप किसी यौगिक को तोड़ सकते हो, उसके तत्व को तोड़ सकते हो, लेकिन किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम भाग को और नहीं तोड़ सकते। उसे ही महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया है। क्या दिया है? परमाणु नाम दिया है। ये जो परमाणु है ये किसी तत्व या यौगिक का ऐसा भाग है जिसे आप और विभाजित नहीं कर सकते हो। जैसे एक अणु होता है तो अणु भी जिनसे मिलकर बना होता है वो ही क्या है? आपके परमाणु है। ये परमाणु एक ऐसा भाग है किसी तत्व या यौगिक का जिसे आप और विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे 3 भागों में बांट जरूर सकते हो। और वो 3 भाग क्या क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो 3 भाग है ये परमाणु के ही 3 भाग हैं, लेकिन आप इन 3 भागों को परमाणु से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये खुद एक अविभाज्य कण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम कहते हैं कि सबसे पहले परमाणु की जो व्याख्या दी गई थी वो जॉन डाल्टन द्वारा दी गई थी, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि जो परमाणु की सर्वप्रथम व्याख्या दी गई थी वो कणाद द्वारा दी गई थी। कब? 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद द्वारा इसका व्याख्या किया गया था। उसके बाद जो लगभग 100 ईसी के जस्ट 100 वर्ष बाद पकुधा जो ऋषि थे, काका व्यायाम, उनके द्वारा फिर परमाणु की और व्याख्या दी गई। तो उन्होंने भी यही व्याख्या दी गई कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। आप परमाणु को केवल 3 भागों में बांट सकते हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इस परमाणु के ही भाग हैं। ये इस परमाणु में विहीन होते हैं, निहित रहते हैं, लेकिन आप इसे परमाणु से अलग नहीं कर सकते हो। उसके बाद वर्तमान में 1400 ईस्वी में 2 साइंटिस्ट हुए थे। एक का नाम था डेमोक्रिट और एक का नाम था ल्यूपियस। इन्होंने भी परमाणु की यही व्याख्या दी कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जॉन डाल्टन द्वारा जब 1801 में जॉन डाल्टन द्वारा जो व्याख्या दी गई थी वो भी अप्रोक्स, और मैं कहूँगा 101% कणाद का ही दिया गया तथ्य था। और वो तथ्य ये था कि किसी तत्व या यौगिक को आप उसके सूक्ष्मतम भाग जो क्या है? परमाणु, उसे अविभाज्य कण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। एक बात यह है कि जो हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं? एटम। और इस एटम का जो मतलब होता है, और एक बात यह है कि ये जो एटम है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। इसे हम कहते हैं एटॉमिक। एटॉमिक कहते हैं, यानी कि इसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है न काटे जाने वाला।
न काटे जाने वाला भाग, यानी किसी तत्व या यौगिक का ऐसा भाग जिसे आप और नहीं काट सकते और नहीं तोड़ सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो जॉन डाल्टन द्वारा हमारी जो व्याख्या दी गई थी परमाणु की, वो क्या थी? किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन सर की एक गलती ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसके भाग है, हम इसे और भागों में तोड़ सकते हैं। लेकिन जो उनका ये कथन था वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो भाग हैं वो अविभाज्य भाग हैं, इसे आप परमाणु से अलग नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सके कि परमाणु दिखता कैसा है या उसके आकार कैसा होता है। तो जो जॉन डाल्टन थे उनकी व्याख्या केवल यहीं तक सीमित रही कि उन्होंने केवल परमाणु की परिभाषा दी, न कि उसके बारे में और कुछ बताया, न तो उसके आकार के बारे में बताया, न उसकी कक्षाओं के बारे में बताया, और न ही उसके किसी अन्य रूप के बारे में बताया। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसके अंदर मेरी तरफ से कि जो अणु है उसकी परिभाषा हम कैसे क्या कहते हैं कि परमाणु के समूह से मिलकर बनने वाला कण, परमाणु के समूह से मिलकर बनने वाला कण क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। लेकिन जो परमाणु है वो किसी के समूह से नहीं बनता है और वो केवल और केवल एक स्वतंत्र कण होता है। जो परमाणु है आपका एक स्वतंत्र कण होता है। लेकिन जो तत्व होता है वो आपका स्वतंत्र कण नहीं होता है, क्योंकि जो तत्व होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और जो अणु होता है वो भी आपका एक स्वतंत्र कण नहीं होता है, वो भी किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। तो घूम फिर कर बात यही आती है कि जो अल्टीमेटली जो तत्व है, अणु है या यौगिक है, वो आपके सब मिलकर बनते हैं इस परमाणु से। यानी यह है ब्रह्मांड का एक ऐसा अकेला कण है जो स्वतंत्र रूप में होता है और इसी से मिलकर आपके किसी यौगिक या तत्व की रचना होती है। तो आपने देखा कि ये जो चीज़ थी ये परमाणु का एक परिभाषा दी गई थी अलग अलग महर्षि द्वारा, कुछ साइंटिस्ट द्वारा इसके बारे में व्याख्या की गई थी कि परमाणु क्या होता है। लेकिन परमाणु के आकार, रूप और उसके आयतन के बारे में कोई नहीं बता सका, क्योंकि उस समय आपके लगभग 1800-1400 ईस्वी में ऐसा कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ था जिससे हम बता सकें कि परमाणु का आकार किस प्रकार होता है। फिर वर्तमान में फिर जो हमारे जे थॉमसन अंकल आते हैं, जो थॉमसन अंकल थे, उन्होंने फिर इनके बारे में कुछ और व्याख्या की कि परमाणु के अंदर जो अविभाजित कण होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि उस समय केवल ये व्याख्या नहीं थी कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या है और वो कैसे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन थे आपके, उनके बारे में स्पष्ट किसी ने नहीं किया था। तो जो सबसे पहले हमारा जो कण होता है परमाणु का वो होता है, यानी परमाणु में जो उपस्थित तत्व या जिसे आप कह सकते हो परमाणु का एक ऐसा भाग, अविभाज्य भाग, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने करी थी? थॉमसन ने। और वो किस के द्वारा की थी, यानी किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैथोड रे प्रयोग के द्वारा उसकी खोज की थी उन्होंने। आप सभी ने 9th क्लास में इसको पढ़ा है अच्छे से। तो जो थॉमसन थे उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है। क्या है? एक ऋणात्मक कण है, यानी एक ऋणात्मक भाग है किसका? परमाणु का। और उन्होंने कुछ मॉडल भी दिए थे। क्या मॉडल दिए थे? आप सभी को पता है कि तरबूज का एक मॉडल दिया था उन्होंने कि जो तरबूज है, जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ, ये तरबूज है, तरबूज के अंदर इलेक्ट्रॉन है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, अब मान लीजिए ये जो तरबूज का बाहरी आवरण है, ये जो क्या है परमाणु का बाहरी भाग है, ये है आपका परमाणु। तो ये परमाणु का जो बाहरी भाग है उन्होंने बताया था कि ये क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। और उन्होंने ये बताया कि जो तरबूज के बीज हैं यानी ये वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। उनके कहने का मतलब ये था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन, वो आपके परमाणु के अंदर होता है और धनात्मक आवेश उसके बाहर होता है। यानी कि परमाणु का बाहरी भाग क्या होता है, धनात्मक होता है, और उसका आंतरिक भाग ऋणात्मक होता है यानी इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये चीज़ गलत थी, उनके द्वारा दी गई जो ये परमाणु का मॉडल था वो गलत था। क्यों? क्योंकि किसी परमाणु के अंदर ऋणात्मक आवेश कभी नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी परमाणु के अंदर ऋणात्मक आवेश कभी नहीं होता है, न कि उसके बाहरी आवेश पे कोई धनात्मक आवेश होता है। क्योंकि परमाणु एक प्योर उदासीन तत्व होता है, जिससे हमें पता चलता है कि थॉमसन जी जो शर्त है वो कहना ये चाह रहे थे कि जो तत्व होता है हमारा परमाणु वो एक उदासीन कण होता है, यानी उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो धनात्मक और ऋणात्मक भाग होता है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, जो हमारे थॉमसन अंकल थे उनकी एक कमी रह गई थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो कक्षाओं में चक्कर लगाता है या धनात्मक सीधा कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो वो इसकी व्याख्या नहीं कर सके। तो जो हमारे थॉमसन अंकल थे वो हो गए फेल। क्या हो गए? फेल। क्यों? क्योंकि वो उनके सर की क्लासें क्या करते थे, प्रॉपर अटेंड नहीं करते थे, बंक करते थे क्लासों को। तो क्या हो गया? वो हो गए फेल। तो उनसे जब एग्जाम में पूछा गया कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है या धनात्मक सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर सके। स्पष्ट नहीं किया तो उनके सर ने उन्हें क्या कर दिया? फेल। क्या कर दिया उन्होंने? फेल कर दिया। तो लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई जिससे उनको थोड़ी सप्लीमेंट्री मिल गई थी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। क्योंकि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें जो आपका कण था, क्या था? कण, अल्फा कण ही लिया था उन्होंने। लेकिन अल्फा कण धनात्मक होता है, जिस कैथोड रे में उन्हें एक प्रतिदीप्ति दिखी थी वो एक ऋणात्मक कण की प्रतिदीप्ति थी। क्योंकि जब धनात्मक और ऋणात्मक कण आपस में टकराते हैं तो उस आपस में टकराने के कारण एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, यानी एक प्रकाश उत्पन्न होता है। उन्हें ये पता था कि ये ZnS का जो लेप लगाया उन्होंने, यानी जिंक सल्फेट का जो एक लेप लगाया था कैथोड रे में, तो वो एक धनात्मक लेप था। और जो कण निकल रहे थे वो किसके थे? आपके ऋणात्मक थे। इसी वजह से वहाँ पर कैथोड रे में आपके प्रतिदीप्ति यानी प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे वो बता पाए कि यहाँ पर एक कण उपस्थित है जो ऋणात्मक कण है, और उस ऋणात्मक कण को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब जब वो फेल हो गए तो फिर उनकी क्लास का एक लड़का था रदरफोर्ड। क्या था? रदरफोर्ड। अब उस रदरफोर्ड ने दिया कि जो प्रोटॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई आपके कि इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उनके सर ने पूछा कि परमाणु की सही व्याख्या और कौन कर सकता है, तो रदरफोर्ड ने हाथ ऊपर किया। क्लास में बैठे थे वो, तो रदरफोर्ड ने हाथ ऊपर किया। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी? आपके परमाणु की, सॉरी प्रोटॉन की खोज करी। किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने करी? आपके रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के परमाणु एक्सपेरिमेंट से आप सभी भली भांति परिचित है कि उन्होंने सोने की पत्ती या सोने की जो पन्नी थी उस पर इसका प्रयोग किया था कि प्रोटॉन क्या होता है, कैसे आता है। तो उन्होंने सोने की पन्नी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको लेकर इसको बताया था। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसका डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा उस डायग्राम को। और इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह है कि उन्होंने अल्फा कण का उपयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो कण उन्होंने धनात्मक कण लिया था वो क्या था? वो क्या था? अल्फा कण। एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि ये जो अल्फा कण था ये हाईली पावर वाला धनात्मक कण होता है। ये बहुत ही खतरनाक कण होता है।
ये एक लेज़र के अंदर ही पाया जाता है। तो देखिए हम वो प्रयोग बनाने जा रहा हूँ मैं, उस प्रयोग का डायग्राम। अब देखिए कि ये जो है ये बॉक्स, ये है आपका लेज़र पुंज। यानी इससे निकलने वाला जो कण होगा वो अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये जो अल्फ़ा पॉजिटिव कण जब यहाँ से निकलकर सोने की पत्तियों पर जाएगा, यानी कि सोने की पन्नी पर जाएगा, तो वैसे ये कण काफ़ी सारे निकले थे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने सोने की पन्नी पर ये कण लिए थे तो उन्होंने ये देखा कि कुछ कण पत्ती से आर पार हो रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हालांकि मैंने टेढ़ी बना रखी है, तो ये कुछ ऐसे जा रहे थे और कुछ कण ऐसे टेढ़े हुए थे और कुछ कण इधर से भी आर पार निकले थे, कुछ कण ऐसे गए थे इधर से भी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि एक कण क्या हुआ कि ये एक कण वापस लौटकर आया, क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि एक कण जो था वो वापस लौटकर आया। जब उन्होंने ये देखा कि कुछ कण विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ कण पार पार निकल रहे हैं, तो जो उनके आसपास की वस्तुएं थे उनके ऊपर होल हो गए थे। क्या हो गए थे? होल। क्योंकि ये जो लेज़र है और अल्फ़ा कण है ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल कण है। क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है कि जब आप इसे किसी वस्तु के ऊपर दर्शाते हो तो वहाँ पर होल हो सकते हैं, वहाँ पे छिद्र हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि यही लेज़र पुंज का एक कण वापस लौटकर जब लेज़र पे आया तो उसने लेज़र के ऊपर क्या कर दिया? होल कर दिया। होल करने की वजह से उन्होंने को पता चला कि जो सोने की पत्ती है उसके ऊपर कोई ऐसा धनात्मक कण है जिसकी वजह से ये धनात्मक कण क्या है? वापस लौटा। तो देखिए मैं एक डायग्राम और बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। ये आपका क्या है? परमाणु है। उस परमाणु के बीच में यहाँ पर आपका क्या है? धनात्मक कण है। बाकी उसके चारों तरफ क्या है? आपके ऋणात्मक कण है। तो इन ऋणात्मक कण के ऊपर जब धनात्मक किरण गई तो वो क्या हुई? आकर्षित होकर आर पार हो गई। और जो नाभिक के पास में थी, ये देखिए ये नाभिक के पास में थी, तो वो क्या हुई? विक्षेपित हो गई और कुछ सीधी निकल गई। तो जो उन्होंने देखा कि एक किरण जब नाभिक की शीत में गई तो वो वापस लौटकर आ गई। और उसके लौट के आने की वजह ये थी कि जो धनात्मक कण था हमारा अल्फा कण वो था धनात्मक और नाभिक भी क्या था? धनात्मक। तो धनात्मक प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में। उसी प्रतिकर्षण की वजह से ये जो कण था वो वापस लौट कर आया। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि परमाणु में एक नाभिक उपस्थित होता है और जिसके अंदर आपकी कौन सा कण होता है? धनात्मक कण। उसी धनात्मक कण को इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। जब उनसे अब उनके सर उनसे इम्प्रेस हो गए कि यार तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तूने ये बताया कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के अंदर धनात्मक कण होता है, परमाणु के बीच में धनात्मक कण होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब उनके सर ने एक क्रॉस क्वेश्चन ये किया कि तू मुझे ये बता कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो उसने कहा कि ये तो हो गया उसका नाभिक परमाणु का, और उसने ये बताया रदरफोर्ड ने कि ये जो होता है हमारे परमाणु की आकृति होती है। और जो ये परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का वो हमारे सौर मंडल के 2 कॉपी था। उन्होंने वहाँ से कॉपी किया था इसे। तो जो अब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएंगे।
अब जब नाभिक के चारों ओर, अब आप देखिए कि ये जो आकृति उस समय रदरफोर्ड ने बनाई थी तो वो थी एक स्प्रिंग नुमा आकृति थी, एक स्प्रिंग नुमा आकृति थी। तो ये जो स्प्रिंग नुमा आकृति थी तो उन्होंने कहा था कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तब उन्होंने उनके जो सर थे उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या सौर मंडल में, जैसे ये सूरज है, क्या सौर मंडल में उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह एक समय में उसके अंदर गिर जाएंगे क्या? तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो गिर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के अंदर गिर जाती है चक्कर लगा के, तो क्या होगा? उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, कि हमारे सौर मंडल का ही अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार उनके सर ने उनको एक बात समझाई कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का सारा त्याग कर कर नाभिक में गिर जाएगा तो जो परमाणु है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो जो रदरफोर्ड थे उनके भी क्या गई सप्लीमेंट्री, और वो क्या हो गए? फेल हो गए। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके कि परमाणु दिखता कैसा है या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, तो वो भी क्या हो गए? फेल हो गए। अब क्या करें? सभी परेशान हो रहे हैं कि रदरफोर्ड की ये कमियां हो गई, अब क्या करें, हम परमाणु को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो रदरफोर्ड के लिए एक बात कही जाती है, जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे, यानी उन्हीं की क्लास में बैठने वाला एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था नील्स बोर। उसने एक बात कही थी उनके सर से कि अगर आप किसी 14 इंच के गोले को, 14 इंच के तोप के गोले को, किसके? तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर पर मारो तो क्या वो आपको लौटकर आप ही के ऊपर वापस आएगा क्या? नहीं, ये कभी संभव नहीं है कि 14 इंच का गोला हो या 2 इंच का भी गोला हो, अगर आप उसे टिश्यू पेपर पर मारोगे तो वो लौटकर आपकी तरफ नहीं आएगा। तो उसने कहा कि हम कैसे मान लें कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो अल्फा कण था वो लौटकर आया है? क्यों? क्योंकि उसके आसपास की जितनी भी वस्तुएं थी एक्सपेरिमेंट में उपस्थित, उन सभी के ऊपर होल हो चुके थे। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि जब कोई अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर वापस आएगा क्या उस सोने की पन्नी पर? तो उन्होंने इस बात को क्या कर दिया कि रद्द कर दिया है कि अल्फा कण कभी वापस लौटकर नहीं आया था। जबकि रदरफोर्ड ने उसमें 20,000 कणों की बौछार कराई थी, उसमें से केवल एक कण वापस आया। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि चाहे 2 इंच का गोला ले लो आप तोप का, या 14 इंच का किसी टिश्यू पेपर आप मारो तो वो लौटकर आपको कभी नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि वो टिश्यू पेपर से आर पार हो जाएगा। इसीलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो भी क्या हो गया? फेल हो चुका था। फिर उसके बाद हमारे आए थे नील्स बोर। अब जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था वो हम चुटकी बजाने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि जो नील्स बोर था वो चुटकी बजाने के बाद ही आया था। वो बहुत ही विचित्र बालक था, इसलिए हम उसके चुटकी बजाने का इंतज़ार करते हैं। तो अब हम इंतज़ार करते हैं। तो अब चुटकी बजाते ही मैं आपके सामने वापस आ गया हूँ। तो अब देखिए कि जो नील्स बोर जो स्टूडेंट था उस क्लास में प्रेजेंट था, तो उसने कहा कि सर अब मैं बताता हूँ कि असल में परमाणु होता क्या है और किसे परमाणु दिखता है और किस प्रकार वो कार्य करता है ब्रह्मांड में। तो देखिए कि जो नील्स बोर था उसने एक बात बोली थी कि जो रदरफोर्ड है, हमारे रदरफोर्ड भैया थे, उन्होंने एक चीज़ दी थी क्या कि परमाणु का जो व्यास होता है, यानी परमाणु का जो व्यास होता है, उसने नील्स बोर ने ये बोला था कि रदरफोर्ड द्वारा जो दिया गया था परमाणु का व्यास वो था 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि मैं आपसे सीधा सीधा यही कहूँगा कि आप इसकी कल्पना ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपने इसकी कल्पना कर ली तो आपकी सोच से परे ये माप हो जाएगा। क्योंकि एक नमक, यानी कि मैं आपके सामने ये डॉट बनाने जा रहा हूँ, तो ये जो डॉट है इस बॉक्स के अंदर, इस डॉट के 10 करोड़वें हिस्से के बराबर वो परमाणु का व्यास होता है। क्या होता है? एक बिंदु, अगर आप किसी कॉपी के ऊपर एक बिंदु बनाओगे तो उस बिंदु के
10 करोड़वें हिस्से के बराबर उस परमाणु का क्या होता है, व्यास होता है। और उसने एक बात ये भी बोली थी कि जो नाभिक का, किसने, रदरफोर्ड ने, कि नाभिक का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी इस बिंदु के भी कितने गुना। अब आप सोचिए कि जो परमाणु का व्यास है उससे भी काफ़ी कम में क्या होता है, उसका नाभिक का व्यास होता है। तो सोचिए कि ये चीज़ आपकी जो कल्पना से भी परे है। उस समय इन साइंटिस्ट ने ये चीज़ बताई थी, किसने, रदरफोर्ड ने, कि नील्स बोर ने कहा कि रदरफोर्ड ने एक चीज़ और बताई थी सर, कि जो परमाणु का जो नाभिक है उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, यानी इस बिंदु के इस घात से और कम आपको जाना पड़ेगा जब जाके उसका व्यास आता है। अब जो नील्स बोर था, अब उसने काफ़ी देर तक सर को बोर किया, लेकिन जो वो बोरियत भरा काम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कि उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, वो गोल होता है, उसके बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कक्षाएं उपस्थित होती है। अब जिसको आधार मानकर उन्होंने परमाणु की व्याख्या दी थी वो था हमारा हाइड्रोजन। क्या था, हाइड्रोजन परमाणु। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु को आधार माना था। हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानने की एक वजह यह थी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए उनको समझाने में क्या हुआ, आसानी होगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन परमाणु को आधार लिया। उन्होंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनात्मक आयन यानी प्रोटॉन होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारे न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो जो परमाणु है उसके नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, जो N, जैसे हम सीधे N से नोट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो भाग था वो था क्या, परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक था और इसके चारों तरफ ये जो रिंग मैंने बनाई है इन्हें हम कहते हैं कक्षाएं। अपनी जो क्लास होती है वो नहीं, किसी परमाणु की, यानी कि जो सौर मंडल में जो कक्षक होते हैं उसी प्रकार के होते हैं कक्षक होते हैं। देखिए कि ये जो परमाणु मॉडल है लगभग आपके एक सौर मंडल जैसा दिखता है। अब ये सौर मंडल जैसा दिखता है तो इसमें देखिए कि खास बात क्या है, आपके सौर मंडल में जो खास बात होती है वो क्या होती है कि सौर मंडल के बीचों बीच में क्या होता है, सूर्य होता है, और परमाणु के बीचों बीच में क्या है, यहाँ पर नाभिक है, और उसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो किसी कक्षा में लगाते हैं, तो वही कक्षा यहाँ पर भी उपस्थित है। बस अंतर है तो क्या है, सौर मंडल में कोई ग्रह चक्कर लगाता है और यहाँ पर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह से चक्कर लगाते हैं। तो जो नील्स बोर थे हमारे, नील्स अंकल, जो नील्स बोर थे उन्होंने ये कहा था कि मैं हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उनके सर ने कहा था कि चल ठीक है, बता कि परमाणु कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा कि मैं परमाणु जो है मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ यहाँ पर, उसको आधार मानकर आपको समझा रहा हूँ। तो समझे, तो उन्होंने समझाया कि जो परमाणु होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, उसकी चारों तरफ कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में आपका जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो किसकी चारों ओर लगाएगा, नाभिक के चारों ओर लगाएगा। और उन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का त्याग कर कर एक समय में नाभिक के अंदर गिर जाएगा, तो नाभिक के अंदर वो कभी नहीं गिरेगा, वो अपनी कक्षा के अंदर ही रहेगा। क्या रहेगा, अपनी कक्षा के अंदर ही उपस्थित रहेगा। तो उनके सर ने कहा कि हाँ अच्छी बात है, ये तो तूने सही बताया। अब उन्होंने कहा था कि ये जो कक्षाएं हैं वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो कक्षाएं हैं उनको मैं नाम दे रहा हूँ KLMN। क्या नाम दिया उन्होंने, KLM और N, उन्होंने ये नाम दिए उन्होंने कि जो K कक्षा है वो बिल्कुल नाभिक के जस्ट पास होती है, यानी ये जो कक्षा थी वो K थी, उसके जस्ट बाद वाली जो बाहर की कक्षा थी वो L थी, उसके बाद वाली M, और फिर N कक्षा आती है जो परमाणु के बाहर ही उपस्थित होती है। और इन्हीं कक्षाओं के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन किस गति से चक्कर लगाता है नाभिक के अंदर। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन
इसके कारण इतना बवाल खड़ा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो mv/h/2π के बराबर होता है। यानी कि हर कक्षा में इसका अलग अलग कोणीय संवेग होता है, इसलिए यहाँ पर हम एक स्मॉल n एक डिजिट लेते हैं। स्मॉल n एक कोई भी डिजिटल नंबर हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जो ये n है वो क्या है, कक्षाओं की संख्या है कि कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर ये कक्षीय कोणीय संवेग क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि अलग अलग कक्षा में अलग अलग प्रकार से क्या करता है, वो चक्कर लगाता है और अलग अलग कोणीय संवेग से क्या करता है, गति करता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कि अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कोणीय संवेग का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि मैंने इसे कोणीय संवेग ही क्यों बोला। कोणीय संवेग बोलने की वजह है कि कोणीय का मतलब होता है किसी सर्कल के अंदर जब कोई कण चक्कर लगाता है या कोई कण किसी सर्कुलर यानी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसमें एक कोणीय संवेग गति होती है, यानी एक वो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग गति करता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/nh/2π। ये इसका फॉर्मूला है। ये जो n था वो मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये n जो था वो परमाणु के आधार पर दिया गया था, कक्षाओं के आधार पर दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है उसके आधार पर। ये जो m है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का वेट क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेट। v जो है वो वेग है किसी का, इलेक्ट्रॉन का। और ये जो r है वो है आपकी त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। किसकी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, आपके परमाणु की त्रिज्या। किसकी, परमाणु की त्रिज्या। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर कक्षा में गति कर रहा है तो उसका जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होनी चाहिए। आगे चीज़ आपको समझ में। लेकिन जो रदरफोर्ड था उसकी एक कमी उसके सर ने निकाली, वो ये थी कि उन्होंने केवल हाइड्रोजन परमाणु को ही आधार लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो उनके सर ने कहा था कि बेटा तूने हमको बहुत अच्छे से समझाया है, तेरी ये परिकल्पना काफ़ी काम आएगी। और वो सफल हुए इस चीज़ में, क्या हुए, सफल हुए और वो पास हो गए। और वो पास हुए तो वो 90% गेन कर लिए उन्होंने, वो 100% गेन नहीं कर सके। तो वो जो 10% इनकी कमियां थी वो ये थी कि उन्होंने केवल हाइड्रोजन परमाणु को लिया क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। उन्होंने एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के बारे में नहीं समझाया। लेकिन जब उनके हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर दूसरे तथ्यों को समझाया गया, यानी दूसरे परमाणु को समझाया गया, तो वो सारी परिकल्पना क्या हुई, सिद्ध हुई। क्या हुई, सिद्ध हुई। यानी कि इसी बेस पर, यानी नील्स बोर के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, किसी परमाणु को सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। और उनकी एक ये चीज़ थी कि उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर ये पता चलता है कि अलग अलग परमाणुओं की अलग अलग कक्षाएं होती हैं। यानी कि जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो उसमें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी और उनकी कक्षाओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि सर सीधी सीधी बात है कि मैंने केवल हाइड्रोजन परमाणु को आधार माना था, उसी के आधार पर मैंने आपको ये बताया। जो आपने होमवर्क दिया था मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने कर दी, कि थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, प्रोटॉन के बारे में आपके रदरफोर्ड ने बता दिया। और जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन को देखिए n पर 0 लगाकर प्रेजेंट किया जाता है। तो न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बता दिया। अब बच्चा मैं, आपकी क्लास में होशियार बंदा,
तो मैंने आपको हाइड्रोजन का उदाहरण लेकर मैंने आपको परमाणु का पूरा विस्तार से व्याख्या करके समझा दी। तो बच्चों ये जो चीज़ थी ये अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई परमाणु की व्याख्या थी। अब जो नील्स बोर की व्याख्या थी वो ये थी कि उन्होंने हाइड्रोजन को आधार मानकर इलेक्ट्रॉन नाभिक की एक्चुअल स्थिति बताई और उसके अंदर घूमने वाले कक्षाओं के बारे में बताया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और एक बात उन्होंने ये बताई थी कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाता है तो परमाणु का अस्तित्व ब्रह्मांड से मिट जाएगा। तो ये कभी संभव नहीं है कि किसी कण के अंदर जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक में गिरे। अगर ऐसा हो गया तो उस परमाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और ऐसा कभी संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरेगा। अब हम इस चैप्टर के कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि हमने केवल हमारी चैप्टर की हेडिंग का केवल ये वाला हिस्सा ही पढ़ा है, परमाणु सिद्धांत। अब हम जो हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म के बारे में।